पूर्वी भारत से हमारे एक प्रिय एडवोकेट मित्र हैं। उनके सब क्रॉस एग्जामिनेशन इंडियन लीगल सिस्टम दिल्ली से ही तैयार होकर जाते हैं। इस बार मर्डर के एक क्रॉस एग्जामिनेशन में हमसे उन्होंने पूछा कि जब हम हर केस के अंदर पोर्ट ऑफ अकरेंस को उड़ा देने की बात करते हैं, नक्शा मौका को गायब कर देने की बात करते हैं, तो इस केस में मौका पर पड़े हुए मृतक के खून के बारे में एक भी सवाल पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्यों नहीं पूछा गया है। उन्होंने पूछा, क्या मौका को नष्ट करने वाला जो क्रॉस एग्जामिनेशन का नियम है वह इनकम्प्लीट है, या क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई नया नियम है जो कहता है कि मौका पर स्पॉट ऑफ अकरेंस पर पड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पर कोई सवाल न उठाया जाए। आइए हम इस केस को समझते हैं। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश का जमीन नंबर 12 को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद था। घटना के दिन समय लगभग 3 बजे सायं राजेश का भाई महेश उक्त जमीन पर मौजूद था। तभी आरोपी रामदीन 6 अन्य नामजद लोगों के साथ मौका पर आया। सबके हाथ में डंडे थे। जान से मारने की नीयत से उन्होंने महेश को मारना शुरू कर दिया। सूचना पर राजेश अपने भाई सुरेश के साथ मौका पर पहुंचा। राजेश ने वहां पहुंचकर शोर किया तो सब अभियुक्त जन उन लोगों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। प्रार्थी राजेश ने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया तो मौका पर पुलिस आ गई। प्रार्थी राजेश अपने घायल भाई महेश को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम अपने सभी यंग एडवोकेट कलीग्स को बताते हैं, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को बताते हैं कि क्रिमिनल केस को पढ़ने का नियम यह होता है कि सबसे पहले एफआईआर को गहराई से देखा जाना चाहिए। शुरुआती धाराएं कौन कौन सी लगी हैं, घटना कितने बजे की है, पुलिस को सूचना कितने बजे मिलने की बात कही गई है, एफआईआर कब दर्ज की गई है। और हमने इस केस में देखा कि पुलिस को सूचना मिलने की बात रात 8 बजे की है। घटना 3 बजे सायं की है। पुलिस स्टेशन घटना स्थल से मात्र 500 मीटर दूर बताया गया है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर खून पड़ा पाया गया। चार्जशीट के अनुसार मौका से सादी मिट्टी और खून आलूदा मिट्टी पुलिस ने बरामद की थी। सभी डंडे बाद में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिए थे, यानी कि घटना के हथियार सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत रिकवर हो गए थे। शिकायतकर्ता राजेश ने बाद में पुलिस को अपना बयान 161 देते हुए 5 अन्य आरोपियों का नाम ले दिया था, और जब कोर्ट में गवाही देने पहुंचा तो वहां उसने शुरुआती 6, बाद में जोड़े गए 5, उनके अलावा 3 अन्य नाम भी कोर्ट बयान में जोड़ दिए थे। कुल मिलाकर 14 अभियुक्तों के नाम कोर्ट में ले लिए गए थे। क्रॉस के लिहाज से हमारा क्रम चौथा था। हमसे पहले 3 गवाहों के क्रॉस हो चुके थे। क्रॉस क्या थे? अपने अपने आरोपियों के लिए फांसी के फंदे तैयार कर लिए गए थे। सब विद्वान वकील साहिबान ने घटना स्थल, मारपीट, डंडे सब कुछ तो एडमिट कर लिया था। ऐसा लगता था जैसे जज साहब से कह रहे हो, माई बाप, कत्ल तो हम ही करके आ गए हैं, अब आप बस रहम कर दीजिए और हमें बरी कर दीजिए। ये क्या फिजूल किस्म की वकालत है? हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वेशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं, और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जानें, उसका भविष्य और उसका समाधान जानें, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जानें। हमारे अभियुक्त का क्रम आया तो हमने क्रॉस तो भेजा ही हुआ था, तो हमारे एडवोकेट साथी ने उसमें से क्रॉस करना शुरू किया। हम अपने क्रॉस में गवाहों के सवालों से पहले अपने एडवोकेट साथी के लिए नियम लिख देते हैं, जिन नियमों का उनको क्रॉस के दौरान पालन करना चाहिए, ताकि कोर्ट में हमारे साथी एडवोकेट्स कभी भी नियत थे या उत्तरहीन ना हो। हर एक परिस्थिति का हथियार उनके हाथ में पहले से थमा दिया गया हो। तो इस केस में नियम लिखकर एडवोकेट साथी साहब को थमा दिए गए थे।
सबसे शुरू में पूरे क्रॉस का इंडेक्स होता है। आप स्क्रीन पर हमारे क्रॉस की स्लाइड्स को, इंडेक्स को, नियमों को चलते हुए देख सकते हैं। यदि गवाह नया फैक्ट बोले तो फिर हमें क्या करना चाहिए, याद नहीं है बोले तो फिर हमें क्रॉस में क्या पूछना चाहिए, बात को बदलकर वह बढ़ा चढ़ाकर बोले तो इस बढ़ी चढ़ी बात को कैसे जाया कर देना चाहिए, शून्य कर देना चाहिए। सब निर्देश इसी क्रॉस में दिए गए रहते हैं, सामने आप देख ही रहे हैं। हमने इस गवाह से सवाल पूछे, जवाब हम यहां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्रॉस के दौरान गवाह वही बोलता है जो हम चाहते हैं कि वह गवाह बोले, वही उत्तर देता है जो हम चाहते हैं कि वह गवाह उस उत्तर को दे। हमने गवाह से पूछा कि उसने मौके पर महेश पर वार होते देखा तो क्या किया, और जो किया वह पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या पुलिस आईओ को बताया कि मैंने यह किया, क्या यह बताया कि महेश को बचाने की कोशिश की, महेश को बचाया, क्या यह बताया कि आरोपियों से याचना की हो कि मत मारो, या आसपास के लोगों को सहायता के लिए पुकारा हो कि आओ मेरे भाई महेश को इन हमलावरों से बचाओ। अरे जब तुम पिटने वाले के भाई हो और दो भाई हो, आप हो, सुरेश साथ में खड़ा बता रहे हो और महेश पिट रहा है, तो आपने क्या किया? यदि साथ वाला खड़ा हुआ भाई कमजोर होगा तो रिक्वेस्ट करेगा हमलावरों से कि मेरे भाई को मत मारो, बराबर ताकत वाला होगा तो उनको रोकेगा, ज्यादा ताकत वाला होगा तो हमलावरों पर टूट पड़ेगा। मुर्गी जैसी जान वाला कोई भाई हुआ तो वह गश खाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ेगा। तो हम आपकी ताकत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं गवाह साहब, पर बताओ तो सही कि आप दोनों भाइयों ने अपने एक भाई को पिटते हुए देखा तो क्या किया? हमारा मकसद उनके चश्मदीद गवाह को खंडित करना था। यही हमने कहा कि आपने कुछ भी करने का बयान पुलिस आईओ को नहीं दिया है। इसका मतलब है आप मौका पर नहीं थे और चश्मदीद गवाह नहीं थे। आप चश्मदीद गवाह नहीं थे तो आरोपी रामदीन का नाम आप तुक्के से और पुरानी रंजिश के चलते ले रहे हो। आपने रामदीन को मौके पर देखा नहीं है। उसके बाद अगला मेडिकल एविडेंस भी हमने किया, और मेडिकल एविडेंस पे भी क्योंकि हमारी लाइन ऑफ डिफेंस तो पक्की हो चुकी थी, तो हमने उसी लाइन ऑफ डिफेंस को ध्यान में रखते हुए मेडिकल एविडेंस के बाबत सवाल पूछे। मेडिकल एविडेंस के नाम पर इसमें पीएम रिपोर्ट अवेलेबल थी, तो हमने पूछा आपका बयान है कि डंडों से पिटाई हुई है, लेकिन लाश पर 4-5 लेसरेटेड वुंड्स हैं, कट लगे हैं, जो केवल तेजधार हथियार, फरसा, कुल्हाड़ी इनसे लग सकते हैं, लेकिन आपका मुसलसल बयान है कि डंडे से मारा और लाश पर लगी चोटें डंडे के अलावा किसी दूसरे हथियार की हैं। तो गवाह साहब, आप इसलिए डंडे से चोट मारे जाने की बात कर रहे हो क्योंकि आप चश्मदीद गवाह नहीं हो, आपने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी है, जो भी कहीं इधर उधर से सुना है वह आपने अपना बयान कहकर पुलिस को बता दिया और अब कोर्ट को बता रहे हो। गवाह का आगे बयान है कि उसने पुलिस को फोन किया और कोर्ट में बताया कि एम्बुलेंस को भी फोन किया, तो एम्बुलेंस महेश को अस्पताल ले गई। तो यहां इस पॉइंट पर हमने 2 दिशाओं में सवाल पूछने शुरू किए इस गवाह से। एक तो एम्बुलेंस की दिशा में पूछा और दूसरा पुलिस आईओ की दिशा में पूछा। हमने पूछा कि यदि आपने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया था और वह आपके भाई को अस्पताल ले गई थी, तो एम्बुलेंस को किए गए फोन का सीडीआर, कॉल लॉग कहां है? कौन एम्बुलेंस किस अस्पताल से आई थी, इसका रिकॉर्ड कहां है? आपने अपने रक्त रंजित भाई को एम्बुलेंस में लदवाया था, तो आपके कपड़ों पर खून क्यों नहीं लगा, और लगा तो वे कपड़े रिकॉर्ड पर क्यों अवेलेबल नहीं हैं? और यदि जरूरी मटेरियल जिसको रिकॉर्ड पर होना चाहिए था कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप मौका पर थे ही नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन की दूसरी लाइन पर हमने काम करते हुए पुलिस के बारे में सवाल पूछे। हमने पूछा यदि आपने पुलिस आईओ को 3 PM पर कॉल किया था और पुलिस आईओ मौका पर आ गया था, तो फिर एफआईआर में यह क्यों लिखा है कि इस अपराध की सूचना थाने में रात को 8 PM पर मिली थी? आखिर 5 घंटे तक इस केस में होता क्या रहा है? वह सीडीआर या कॉल लॉग कहां है जिससे आपने पुलिस आईओ को फोन किया था?
आपने अपनी तहरीर में यह क्यों लिखा था कि अपने भाई को लेकर केएस हॉस्पिटल में आया था, अब लौटकर 8 PM पर आपको सूचना दे रहा हूं। हमने पूछा, आप ऐसे कैसे अस्पताल में अपने भाई को लेकर गए थे जो बिना पुलिस को सूचना दिए ही आपके घायल भाई का इलाज करने में जुट गया और बाद में उसको मृत घोषित कर दिया। हमारा कहना था कि यह ऊट पटांग स्टोरी तभी संभव है जब आपने देखा कुछ भी ना हो और केवल लोगों से सुन सुनाकर इधर उधर की बातों से हियर से एविडेंस के आधार पर अपनी तहरीर लिखवा दी हो, यानी आप चश्मदीद गवाह नहीं हो। इसके बाद हमने उसके तहरीर लिखवाने के अंदाज पर भी चोट की। हमने कहा, पहले आपने कहा था कि सूचना मिलने पर मैं अपने भाई सुरेश के साथ मौका पर पहुंचा और देखा कि वो महेश की पिटने वाली बात आ जाएगी, लेकिन कोर्ट में आपने कहा कि शोर सुनकर मैंने देखा तो पाया कि महेश पिट रहा था, यानी कि वह अपनी पहली बात को बदलकर बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में बता रहा था। सूचना पाने का मतलब है कि वह कहीं दूरी पर था। फोन वगैरह से किसी से सूचना मिली तो मौका पर आया, लेकिन शोर सुनकर देखने का मतलब है कि वह घटना के बिल्कुल आसपास था और जैसे उसने शोर शराबा सुना तो घटना वाले स्थान की तरफ देखा। तो एक छोटी दूरी का प्रमाण है और दूसरा बड़ी दूरी का है। तो आप घटनाओं को बदलकर बता रहे हो। पहले आपने कहा कि मैं अधिक दूर था, सूचना पाकर आया। अब कह रहे हो कि मैं वहीं था और मैंने शोर सुनकर घटना को देखा। एक पक्ष तो वह है कि उसकी बात को सेक्शन 162 CRPC से हिट किया जाएगा, तो वह हमने क्रॉस के दूसरे भाग में कर दिया। पर यहां यदि तहरीर में 6 हमलावर बताते हो, फिर बयान 161 में 5 हमलावर और जोड़ देते हो, कोर्ट में आकर 3 हमलावर और बढ़ा देते हो, तो इसका सीधा सा मतलब है, पहली बात कि आपने देखा कुछ नहीं है, या तो आप सुनकर यह बात बता रहे हो, या दूसरी बात कि रंजिश के कारण आरोपियों के नाम ले रहे हो। तो इस तरह से हमने उस शिकायतकर्ता को यह सिद्ध किया कि वह मौका पर मौजूद नहीं था, घटना होते हुए उसने देखी नहीं थी, और रिकॉर्ड से यह दिखाया कि जो डंडा रामदीन से बरामद हुआ उस पर खून है ही नहीं। जिस मृतक का सिर फटा हो, अनेक लेसरेटेड वुंड्स आए हो, बोन फ्रैक्चर्स हो तथा लगातार लहू बह रहा हो, तो जिस डंडे से उसको मारा गया होगा उस पर खून लगना तो लाजमी है। लेकिन रामदीन के डंडे पर यदि खून नहीं लगा है तो भैया गवाह जी, ये डंडा तो उस घटना में शामिल नहीं रहा होगा। रामदीन को किसी चश्मदीद गवाह ने देखा नहीं है, उसका नाम घटना में रंजिशन लिया गया है। हमने यह वाला क्रॉस तैयार किया और कोर्ट में यही पूछा भी गया गवाह से। तो आप सब विद्वजन यह बताएं कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मौका पर खून पड़ा था या नहीं पड़ा था, कितना पड़ा था, किसका पड़ा था, पुलिस आईओ ने खून आलूदा मिट्टी ली थी या नहीं ली थी, जो होता है वह होता रहे। सब बातें हमारी बाला से। हम तो इतना जानते हैं कि हमारा रामदीन ना तो मौका पर देखा गया और ना ही उससे बरामद हुए डंडे पर मरने वाले की बात तो दूर किसी का भी खून नहीं लगा हुआ मिला। अब कौन माई का लाल है जो रामदीन को दोषी शब्द कर सकता है, बताएं हमें यानी इंडियन लीगल सिस्टम को क्रॉस करने का यह नया तरीका खोजना पड़ा, क्योंकि पुराने वाले तरीके इस सिस्टम पर फिट नहीं बैठ रहे थे। हमारे आरोपी के साथ वाले सब आरोपियों के वकील साहिबान ने किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एडमिशन कर लिया था, यानी कि उन सब आरोपियों की सजा पक्की है। इसलिए यदि कोई केस क्रॉस एग्जामिनेशन के पुराने नियमों से हल नहीं हो पा रहा है तो हम उसके लिए नई विधियों को खोज लेते हैं, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को तो बचाकर लाएंगे ही, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, नई विधियां खोजनी पड़े, नए नियम लाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम बचाएंगे अवश्य। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।